गाइस, तो हम लोगों ने कल काफ़ी डिटेल में ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था, राइट। ये जो आपके भी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन की कल बात की थी। सॉल्यूशन कल की क्लास में हमने पूरा कर रखा था। एक बार हम लोग फास्ट ट्रैक में क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉल कर देते हैं। अगर आप लोगों को याद आ जाए, समझ में आ जाए ओरली, तो अच्छी बात है। अदरवाइज मुझे अपना व्हाइट बोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो मैं पहले तो पूरा आपका क्वेश्चन यहाँ से क्लीन कर देता हूँ ताकि एकदम फ्रेश क्वेश्चन आपको नजर आए यहाँ पर। चलिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, दो पार्टी का नाम दिया हुआ था, राइट। आपको क्या दिया हुआ था, दो पार्टी का नाम दिया हुआ था। कौन कौन सी तो दो पार्टी, एक पार्टी थी एक्स लिमिटेड, एक पार्टी का नाम क्या है, एक्स लिमिटेड, जिन्होंने 3 स्कूटर परचेस किया है। कितने स्कूटर परचेस किया है, 3 स्कूटर परचेस इसका किया है। माइक बंद करना सीखा। ओके, सो हाँ हो गया। तीन स्कूटर खरीदा है उन्होंने। तो अगर हम बात करें एक्स लिमिटेड कौन है, तो यहाँ पर जो एक्स लिमिटेड है वो है परचेसर, मतलब आप उसको हायर परचेसर बोल सकते हो। सबसे पहले तो पार्टी को आइडेंटिफाई कर लो कि दो पार्टी होंगी, एक हायर परचेसर और दूसरा हायर वेंडर। ये कौन है, हायर वेंडर। और यहाँ पर जो डीलिंग हो रही है वो स्कूटर्स में हो रही है। किसमें, यानी यहाँ पर जो असेट्स का नाम है, कौन सी असेट्स है यहाँ पर, स्कूटर। वो भी एक स्कूटर नहीं खरीदा गया है, 3 क्वांटिटी खरीदा गया है। एंड उसकी जो कॉस्ट है एक स्कूटर की 75,000 रुपीज़ कॉस्ट है। एक स्कूटर की कॉस्ट 75,000 है। और कौन से बेसिस पर खरीदा गया है, हायर परचेस सिस्टम पर खरीदा गया है। और जो पेमेंट वॉज टू बी मेड, और 45,000 का आपने डाउन पेमेंट किया है, तो ऑब्वियस आपने 15,000 से आपने तीनों के लिए डाउन पेमेंट किया होगा। एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और जो बैलेंस बच गया वो आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में क्या करने वाले हो, पे करने वाले हो, राइट। तो अगर मैं कॉस्ट अगर देखूँ तो 75,000 इंटू 3 स्कूटर की ओवरऑल कॉस्ट कितनी होती है, 2,25,000। कितनी होती है, 2,25,000। उसमें से अगर मैं 45,000 का अगर डाउन पेमेंट हटा दूं तो 1,80,000 का ये कैश प्राइस बचा होता है। इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे बोल रहा था। तो 60,000 60,000 60,000 का 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट आता, लेकिन इंस्टॉलमेंट नहीं है ये एक्चुअल में कैश प्राइस है। इंस्टॉलमेंट में तो कैसे निकलता, टुगेदर विथ इंटरेस्ट, मतलब ये जो बैलेंस अमाउंट था इस 60,000 में इंटरेस्ट और जुड़ जाता, तब जाके आपका इंस्टॉलमेंट प्राइस निकलता। अच्छा, नॉर्मली आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 20% के हिसाब से करना था, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। इफ पेड द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अच्छा, सामने वाले ने फर्स्ट ईयर के एंड में तो इंस्टॉलमेंट बराबर पे कर दिया, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट, ठीक है, लेकिन उसके बाद से वो पे नहीं कर पाया बोल रहा है। उसके बाद आप लोगों को बोलता है कि जो सुपर मोटर है, सुपर मोटर कौन था, वेंडर था, अग्रीड टू लीव 1 स्कूटर। अच्छा, 3 स्कूटर में से क्या बोल रहा है वो, कि भाई हम एक स्कूटर छोड़ देंगे। यानी कि 3 में से एक स्कूटर किसके पास रहेगा, एक स्कूटर रहेगा बायर के पास ही। उसको रिपर्चेस नहीं कर रहे। कितनी कर रहे रिपर्चेस, तो यहाँ पर रिपर्चेस कर रहे हैं, 2 स्कूटर को रिपोजिशन कर रहे हैं। मतलब आपको यहाँ पर हिसाब किताब अलग रखना है, 2 स्कूटर का अलग और 1 स्कूटर का अलग, ठीक है। यानी कि टोटल आपको जो डाटा दिया है 3 के लिए दिया है, लेकिन आपका रिपोजिशन हो रहा है 2 स्कूटर का। एक स्कूटर का क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिपोजिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो वेंडर है उसने बायर के पास छोड़ दिया बोलता है वो वाला। और बोलता है एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 2 स्कूटर अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। और जो भी बोलता है, जो वो ड्यू, जो 2 स्कूटर वो सीज करके ले जा रहा है ना, तो उसका जो भी बैलेंस बच रहा होगा तो वो इस स्कूटर के साथ जो उसके पास बचा हुआ है उससे एडजस्ट कर लेगा बोलता है। मतलब हिसाब किताब उसके साथ ये एक स्कूटर का भी खत्म कर देगा बोलता है। द स्कूटर वेयर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। तो ये किस चीज के लिए दिया हुआ है 30% का रेट, ये 30% का रेट दिया है जब आप रिपोजिशन करोगे तो उस वक्त आपको असेट्स की वैल्यू कितनी अज्यूम्ड करके चलना है, 30% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए आपको उसकी वैल्यू अज्यूम करना है, राइट। ओके, ऑल्सो एक्स लिमिटेड सेटल द सेलर्स ड्यू। और बोलता है जो भी बैलेंस पैसा बच रहा होगा ना, तो एक्स ने सेटल्ड कर दिया बोलता है उसका पूरा पैसा। आपको बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज, आपको जनरल एंट्री बनाना है, स्कूटर का अकाउंट बनाना है, उसके अलावा सुपर मोटर अकाउंट बनाना है। किसकी बुक में, एक्स की। फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, स्टार्टिंग के 2 ईयर्स के लिए आपको अकाउंटिंग करना है। पहले साल तो बढ़िया सारी गाड़ी बढ़िया चलते रही, ठीक है। आप क्या कर लो, आप अपनी वर्किंग नोट्स रेडी कर लो।
ठीक है, आप क्या कर लो, अपनी वर्किंग नोट रेडी कर लो, ताकि अगर एक बार आप वर्किंग नोट बना लोगे ना तो आपके लिए क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ों को कर पाना। ठीक है, तो आप अपने लिए क्वेश्चन क्या करोगे, एक मिनट, आप अपनी वर्किंग नोट बना लोगे। तो चलो, अगर आप लोग वर्किंग नोट बनाने जाते हैं तो होप आप लोगों को वर्किंग नोट किस तरीके से बनाना है वो चीज़ क्लियर है थोड़ी। तो आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करोगे, एनालिटिकल टेबल बना लोगे सबसे पहले। और आपको अगर पता है कि 1 साल के बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर आपको लिमिटेड बनाना है तो आप सिर्फ कितने साल तक का बनाओ, 2 साल, क्योंकि 2 साल की ही यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो आप जब क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करोगे तो आप लोग क्या करोगे, एनालिटिकल टेबल बनाओगे, राइट। क्या करोगे आप लोग, एनालिटिकल टेबल बनाओगे, जिसके अंदर आप लोग सबसे पहले क्या मेंशन कर दोगे या क्या कोट कर दोगे, सीरियल नंबर। उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट का कॉलम बन जाएगा, एक काय का कॉलम बन जाएगा, इंस्टॉलमेंट का। उसके अलावा कैश प्राइस, ठीक है, कैश प्राइस के अलावा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अलावा जो रिमेनिंग कैश बैलेंस बच जाता है वो, और डेप्रिसिएशन एज पर बुक। और एक काम करता हूँ, इसी के बगल में ना डेप्रिसिएशन या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू एज पर रीपोजीशन, ताकि कंपैरिजन करना भी आसान हो जाएगा आप लोगों को। तो रीपोजीशन में उन्होंने 30% डेप्रिसिएशन लगाने बोला था, जबकि नॉर्मल केस में 20% लगाने बोला था। तो सबसे पहला जो हमारा पेमेंट हुआ था वो एज अ डाउन पेमेंट हुआ था, बराबर कितना हुआ था, 45,000। और डाउन पेमेंट में आपको पता है कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, यानी कि पूरा का पूरा 45,000 क्या था, आपका कैश प्राइस था। तो टोटल मिला के 2,25,000 की असेट्स थी, उसमें से 45,000 डाउन पेमेंट हो गया, तो रिमेनिंग कैश कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा रिमेनिंग कैश बैलेंस 1,80,000। ठीक है, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया होगा, ठीक है, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू किया होगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको इस 1,80,000 पर 9% इंटरेस्ट देना था। तो 1,80,000 का 9% कितना होता है, आई थिंक सो 16,200, और 60,000 कैश प्राइस देना था। तो ऐसे करके टोटल 76,200 देने थे, जो कि आपने दिया भी है फर्स्ट ईयर में। और फर्स्ट ईयर में ये 2,25,000 के जो एसेट्स है, इस 2,25,000 पे आपको क्या भी चार्ज करना था, डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर के एंड में ये 2,25,000 का 20% क्या चार्ज करना था, डेप्रिसिएशन, जो कि कितना आता, 45,000। 45,000 माइनस करके फर्स्ट ईयर के एंड में वैल्यू कितनी आ जाती, 1,80,000 आ जाती। कितनी आ जाती, 1,80,000। जबकि वहीं पर अगर आप एज पर रीपोजीशन अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करने जाओ तो रीपोजीशन के हिसाब से डेप्रिसिएशन का रेट कितना था, 30%। तो अगर आप रीपोजीशन के हिसाब से करने जाओ तो 2,25,000 का 30% कितना होता है, उसका 30% होता है 67,500। तो उस हिसाब से आपकी रिमेनिंग वैल्यू कितनी बच जाती, 1,57,500 बच जाती। फिर उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी ड्यू किया गया ना, कितना था सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, 60,000 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, वो तो ये रिमेनिंग कैश जो प्राइस थी 60,000 माइनस करने के बाद सेकेंड ईयर में 1,20,000 देने बाकी थे, तो इसका आपने 9% इंटरेस्ट निकाला होगा, शायद 10,800 आता है जहाँ तक मुझे फिगर्स याद है। इसका 1,20,000 का अगर आप क्या करोगे, 9% निकालोगे तो 10,800, और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी होती है, 70,800। इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट तक हम पहुँचे ही नहीं, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट तक हम पहुँचे ही नहीं, इसके पहले यहाँ पर हमारा रीपोजीशन का प्रोसेस शुरू हो गया था। यानी कि आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट की वर्किंग नोट नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। अच्छा, सेकेंड ईयर के एंड में हमारे हिसाब से हमारी बुक में वैल्यू कितनी आ रही है असेट्स की। सेकेंड ईयर के एंड के बाद ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लग गया था, सेकेंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1,80,000 का 10% 20% होता है 36,000। तो अगर 36,000 माइनस कर दूं तो सेकेंड ईयर के एंड के बाद जो डेप्रिसिएशन जो वैल्यू बचनी चाहिए वो थी 1,54,000 स्कूटर की। जबकि यही अगर मैं एज पर बुक वैल्यू निकालता, एज पर रीपोजीशन निकालता, रीपोजीशन के हिसाब से 30% था, मतलब कि 47,250। तो यानी कि एज पर रीपोजीशन मेरे असेट्स की वैल्यू 1,10,250 बच रही है, जबकि एक्चुअल में वैल्यू ज़्यादा बच रही है। लेकिन ध्यान रखना, ये सारा हिसाब तीन चीज़ों के लिए चल रहा है। किसके लिए चल रहा है, 3 अलग अलग
एसेट्स के लिए चल रहा है, 3 स्कूटर का हिसाब चल रहा है और रीपोजीशन सिर्फ 2 हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। चलो, तो ये आपने क्या बना लिया अपनी वर्किंग नोट, ये क्या रेडी कर लिया आपने, एक वर्किंग नोट जो कि आपको आगे हेल्प करेगा। ये वर्किंग नोट आपको आगे हेल्प करेगा अकाउंटिंग करने में। मैं अलग से अकाउंटिंग लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहीं के यहीं आपको वर्किंग नोट दिखा रहा हूँ जो कल मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, सबसे फर्स्ट ईयर में पहली एंट्री क्या हो जाएंगी, असेट्स खरीदने की। हम किसके बुक में बात कर रहे हैं अभी, इन द बुक्स ऑफ बायर। हम किसके बुक में बात कर रहे हैं अभी, बायर के बुक में हम बात कर रहे हैं, परचेसर की बुक की बात कर रहे हैं। तो असेट्स खरीदेगा तो पहली एंट्री क्या हो जाएंगी, असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट 2,25,000। ठीक है, ये कैसे आया 2,25,000, तो एक असेट्स 75,000 के थे तो 3 कितने की। चलो, ये बात हो गई। फिर दूसरा हम लोगों को क्या हुआ था, डाउन पेमेंट किया था हमने सेकंड, तो हमने यहाँ डाउन पेमेंट की एंट्री कर दिया, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 45,000, ये डाउन पेमेंट की एंट्री हो गई आपकी। अच्छा, डाउन पेमेंट के बाद फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड या पेड करने के पहले इंटरेस्ट ड्यू किया जाता है, तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री हो गई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट। फिर उसके बाद फिर चौथी एंट्री इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड या पेड करने की होंगी। हम बायर के बुक में है तो बायर इंस्टॉलमेंट पेड करेगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक। कितना दिया था टोटल, 76,200। और फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंड में नॉर्मल आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया था 2,25,000 का 20%। ठीक है, ये कैसे आया था अमाउंट, 2,25,000 का 20%, यानी कि फर्स्ट ईयर तक तो कोई समस्या नहीं थी। और जितने नॉमिनल अकाउंट थे ये सब कहाँ ट्रांसफर हो गए, पीएल में। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर हो गए, पीएल में। तो फर्स्ट ईयर की एंडिंग तक के तो हमने नॉर्मल तरीके से अकाउंटिंग किया। अब जब सेकेंड ईयर में आए तो फिर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट ड्यू किया होगा। सेकेंड ईयर में पहले हमने क्या ड्यू किया होगा, इंटरेस्ट ड्यू किया होगा। तो इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या हुई होंगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट 10,800 बराबर, यही एंट्री किया होगा हमने इंटरेस्ट ड्यू करने की। और उसके बाद जब इंस्टॉलमेंट मांगने गए तो इंस्टॉलमेंट मिला नहीं, इसलिए इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड की एंट्री नहीं आएंगी। जब हम मांगने गए बट सामने वाले ने दिया नहीं, तो मैं जब मिला ही नहीं या पेड ही नहीं हुआ तो उसकी अकाउंटिंग क्यों करूँ। जो चीज़ रिसीव्ड या पेड ही नहीं हुई है उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए क्या, नो, एज सच उसकी अकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो रिसीव्ड पेड कुछ भी नहीं हो रहा है इंस्टॉलमेंट। तो सिर्फ हमने इंटरेस्ट ड्यू करके रख दिया कि हमें 10,800 का क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। ओके, फिर उसके अलावा क्योंकि अब ईयर एंड हो चुका है तो सेकेंड ईयर क्योंकि पूरी एसेट्स यूज़ में आई थी तो सेकेंड ईयर का भी हमने नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन लगा लिया। तो सेकेंड ईयर का जब मैं नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो एंट्री क्या हो जाएंगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट बराबर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट। और अब सेकेंड ईयर में हो रहा है रीपोजीशन। क्या हो रहा है, रीपोजीशन। तो अब रीपोजीशंस की हम क्या करेंगे, अब मेरे पास है 2, देखो यहां से ध्यान रखना, 2 स्कूटर का रीपोजीशन हो रहा है सिर्फ। कितने स्कूटर का, देयर आर ओवरऑल 2 स्कूटर जो कहाँ जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं वेंडर के पास, और एक अभी भी किसके पास बच गया, बायर के पास बच गया। ठीक है, यानी कि मुझे हिसाब किताब ये 2 स्कूटर का क्लियर करना है। किसका क्लियर करना है, ये 2 स्कूटर का हिसाब किताब क्लियर करना है। अगर मैं स्कूटर की बात करूं तो एज पर माई बुक मैं अगर अपने बुक की बात करूं तो मेरे बुक में ओवरऑल, अगर मैं अपने बुक की बात करूं तो मेरे बुक में पहले साल 2,25,000 की एसेट्स थी। ठीक है, कितनी एसेट्स थी, 2 लाख, एक मिनट गाइस, नीलेश, ठीक है, 2,25,000 की एसेट्स थी, उसमें से 45,000 पहले साल का डेप्रिसिएशन लग गया था। तो मैं पहले साल की एसेट्स अगर हटा दूं, ठीक है। अच्छा, और आप चाहो तो ये इंडिविजुअल भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे मैं 3 एसेट्स का एक साथ कर रहा हूं, आप चाहो तो एक एक का अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो मेरी फर्स्ट ईयर के एंड में असेट्स की वैल्यू कितनी बची थी, 1,80,000। फिर जब सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाया तो 36,000। ये तीनों असेट्स के, लेकिन यहाँ तो सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, हमारा पूरी असेट्स मतलब पूरी असेट्स सीज हो रही है क्या, नो, 2 असेट्स। तो सिर्फ वो 2 असेट्स अगर मैं अलग अलग पार्ट बना दूँ, चलो एक ब्लैंक पेपर पे लेते हैं, हमारे पास मुझे एसेट्स की वैल्यू देखना है। तो अगर आप इंडिविजुअल, मैंने शायद ऊपर किया भी है कल, यहीं से अगर दिखा दूँ तो ये मैंने 3 असेट्स का अलग अलग कैलकुलेशन किया भी था। चलो बाकी फिर से एक बार दिखाई देता हूँ, अगर कल की क्लास किसी ने मिस किया रहा होगा तो। मैं एक स्कूटर, ये मेरा दूसरा स्कूटर और ये मेरा तीसरा स्कूटर,
ठीक है, और तीनों स्कूटर की मार दोगे टोटल तो टोटल चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, एक एक स्कूटर की कॉस्ट कितनी थी? 75,000, 75,000, 75,000 बराबर। उसके अलावा पहले साल में आपने डिप्रिसिएशन लगाया होगा इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी 15,000 का डिप्रिसिएशन आया होगा, इसके ऊपर भी 15,000 का डिप्रिसिएशन आया होगा, इसके ऊपर भी, तब जाके टोटालिटी में क्या हुई होंगी? 2,25,000 पर 45,000 का डिप्रिसिएशन करके माइनस हुआ होगा, तो वैल्यू बची होंगी 180। वैसे यहाँ पर भी हर एक असेट्स की वैल्यू 60,000, 60,000, 60,000। अच्छा, फिर सेकेंड ईयर में फिर डिप्रिसिएशन लगाऊंगा 20% के हिसाब से, तो कितना लगाऊंगा? 12,000, 12,000, 12,000, ठीक है, और कुल मिलाकर यहाँ कितना लगाऊंगा? 36,000 टोटलिटी में। तो वैल्यू कितनी बची होंगी टोटलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ वैल्यू बची होंगी 1,44,000, और यहाँ पर भी अगर मैं इंडिविजुअल अगर वैल्यू देखूँ तो शायद 48,000, 48,000, 48,000। तो इसमें से क्या हुआ है, मैं मान के चलता हूँ कि जो पहली वाली स्कूटर है ना, ये बायर के पास ही है, इसका रिपोजीशन नहीं हुआ, लेकिन ये जो दो स्कूटर थी सेकंड नंबर वाली और थर्ड वाली, इनका रिपोजीशन हो गया। इनका क्या हो गया? रिपोजीशन हो गया। तो ये जो असेट्स का रिपोजीशन हो रहा है उनकी वैल्यू कितनी थी? ये इनको मुझे ये तो आगे चलते रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि ये बायर के पास है, लेकिन ये दो स्कूटर का यहाँ पर हिसाब खत्म करना है मैंने, ये दो स्कूटर का हिसाब खत्म करना है। तो ये दोनों स्कूटर की मिला के वैल्यू कितनी निकल रही है? 96,000। ये दोनों स्कूटर की मिलाकर वैल्यू कितनी निकल रही है? 96,000। तो मैंने 96,000 से अपने स्कूटर को क्या कर देना है? खत्म कर देना है, क्योंकि ये दो स्कूटर मेरे जो बुक में जो दिख रहे हैं जिसकी वैल्यू कितनी है? 48, मतलब दोनों मिलाकर 96,000, ठीक है। तो मैंने 96,000 से मेरे बुक से स्कूटर को खत्म कर देना है। तो देखो यहाँ पर स्कूटर अकाउंट क्रेडिट किया गया 96,000 से। ये दो स्कूटर की क्या है? WDV है। ये दो स्कूटर की क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू है 96,000। कैसे आई? होप आपको उधर वर्किंग नोट से क्लियर है। अच्छा, अब सेम चीज जब मैं ये दो स्कूटर का हिसाब निकाल रहा था, निकाल रहा था, तो अगर मैं इसकी बात करूं अपने वेंडर की, ठीक है, तो वेंडर के हिसाब से अगर मैं देखूं रिपोजीशन जैसे मुझे अगर करना है, तो यहाँ पर 30% के हिसाब से उसने डेप्रिसिएशन निकाला होगा। वेंडर ने तो रिपोजीशन वाली असेट्स पर कितने के हिसाब से निकाला होगा? 30% के हिसाब से। तो अगर यही असेट्स पर 30% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता तो कितना डेप्रिसिएशन लगता? ये तो हमारी बुक के हिसाब से बात हो गई, लेकिन वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, अगर वो 30% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाता इन दोनों असेट्स के ऊपर, तो 75,000 का 30% कितना होता? 22,500, 22,500। मतलब पहले साल का टोटल मिला के डिप्रिसिएशन कितना लग जाता? 45,000। मतलब ये 1.5 लाख की टोटल एसेट्स थी। मैं सिर्फ दोनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि रिपोजीशन दोनों का हुआ। तो ये जो 30% जो एप्लीकेबल होगा डेप्रिसिएशन रेट, किस पर एप्लीकेबल होगा? सिर्फ रिपोजीशन वाले पोर्शन के ऊपर। ये तो रिपोजीशन नहीं हुआ ना, ये वाला पहला स्कूटर तो कंटिन्यू चल रहा है। ओके, तो ये माइनस करने के बाद आपके पास वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में कितनी बच जाएंगी? 52,500, 52,500। अगर मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं तो 1,05,000 ये टोटल। फिर सेकंड ईयर फिर 30% का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, तो अगर मैं फिर सेकंड ईयर में 30% डेप्रिसिएशन निकालूं तो 15,750 और 15,750, ठीक है। तो कितना होता है? 15,750, 15,750 अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 15, 15, 30, 31,500 होता है। कितना होता है? 31,500। और इसको माइनस करके मेरे पास रिमेनिंग जो बैलेंस बच रही है वो कितनी बच रही है? 36,750। कितनी बच रही है? 36,750। और टोटलिटी में इन दोनों के अगर मैं असेट्स की टोटल देखूं तो मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो है 73,500। अब क्या हो रहा है? हमारे बुक के हिसाब से तो ये दो स्कूटर की वैल्यू 96 निकल रही है, लेकिन वेंडर के हिसाब से जो रिपोजीशन पर 30% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है उसके हिसाब से हमारे असेट्स की वैल्यू कितनी है? 73,500। तो मुझे वेंडर क्या बोल रहा है? देख भैया, मैं 73,500 रुपए की स्कूटर ले जा रहा हूँ, ठीक है। वेंडर के हिसाब से ये वैल्यूएशन निकल रहा है। तो यहाँ बायर को नुकसान हो गया क्या? कितने का नुकसान हो गया? जो असेट्स 96,000 की है, वेंडर बोलता है मैं 73,500 में उसको ले जाऊंगा, मैं इतनी ही उसकी वैल्यू मानूंगा। तो यहाँ पर बायर को कितने का नुकसान हो गया? 22,500 का। इस रिपोजीशन के प्रोसेस में ये 22,500 का क्या हो गया? उसको नुकसान हो गया। वेंडर कितने रुपए की असेट्स मान के चल रहा है उसको?
वेंडर उसको 73,500 की क्या मान के चल रहा है, वैल्यू मान के चल रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस 22,500। ये कैसे आया आपका, ये भी आपने देखा कि यार 96,000 बुक वैल्यू थी, जबकि 73,500 इनकी एक्चुअल वैल्यू मतलब एज पर रिपोजिशन वैल्यू थी। ठीक है, एज पर रिपोजिशन इसकी वैल्यू थी, तो 22,500 का लॉस आया। ये वाली एंट्री समझी क्या रिपोजिशन की। 73,500 से हमने क्या किया, जो वेंडर का अकाउंट है वो सेटल किया, क्योंकि वेंडर ने उतने वैल्यू के असेट्स लेके चली गया, जबकि एक्चुअल में मेरे पास असेट्स कितने की गई है, मेरे पास एक्चुअल में असेट्स गई है 96,000 की, बराबर। तो डिफरेंस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। यस, कुछ क्वेश्चन है श्रद्धा? हाँ सर। हाँ, सर अपन ने जो कल किए थे वो थोड़ा अलग था ना? सेम ही चीज़ था। आप अगर आगे रिकॉर्डिंग देखते ना, सेम ही चीज़ था। कल जो मैं आप लोगों को ये वर्किंग बता रहा था, ये सेम चीज़ था, बस कल जो हम लोगों ने देखा था ये वर्किंग सेम वही वर्किंग नोट है, बस इसमें हमने फर्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर के हिसाब को नहीं किया था, जबकि सेकेंड ईयर के एंड में ड्यू करने के बाद डिफॉल्ट पता चला है, मतलब आपको एक और साल का इंस्टॉलमेंट है। इंटरेस्ट को ड्यू करने के बाद? यस, क्योंकि जो यहाँ पर फेल्ड हो रहा है वो कब हो रहा है, फर्स्ट ईयर तो बराबर दे दिया, कुड नॉट पे लेटर, मतलब फर्स्ट के बाद हमको कब पता चला होगा कि उसने नहीं दिया सेकंड इंस्टॉलमेंट, जब सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगवा होगा तब तो हमको पता चलेगा ना कि सेकंड नहीं दिया करके। हाँ, और सर सेकेंड ईयर पे भी 20% ही लगाना है डिप्रिसिएशन? हाँ, वो एज पर बुक, एज पर बुक, एज पर बुक बोलने का मतलब जो बायर है, बायर को तो यही लग रहा है ना कि मैंने 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। ये देखो हमने पूरी वर्किंग नोट कल उसी के हिसाब से बनाया था। कल की अगर मैं आपको आंसर की या फिर कल का ये अपना सॉल्यूशन दिखाऊं तो हमने पूरा आखिरी तक 20% के हिसाब से वैल्यू किया था। ये दिख रहा है, हमने पूरे तीनों सालों का बनाया था, और फिर वो 30% मैंने अलग से बनाया था। रीपोजिशन करते समय ये 30% डेप्रिसिएशन लगेगा, ये अलग से बनाया था। ठीक है, फिर इसके बाद तो हम लोगों ने क्लास, आप लोगों ने डिसकंटिन्यूड किया था, मैंने कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग में पढ़ाया था फिर, क्योंकि कल फिर बीच में जो क्लास ब्रेक हुई थी तो उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग्स में अंदर फिर ये सेपरेट पार्ट्स करके भी कल बताया हुआ है। और सर वो 75 प्लस 75 वो 1.5 लाख उसके है, मतलब 2 स्कूटर की है? यस, वो जो रिपोजिशन में जा रही है उसकी है। हो गया सर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर वेंडर का हिसाब हमने, हमारी जो एसेट्स थी 73,500 की वेंडर ने लेके चली गया। ठीक, अब अपने को बैलेंस कितना बचा है वेंडर से वो चेक करना है। ठीक है, वेंडर से कितना बैलेंस बचा है वो चेक करना है, तो मैं वेंडर का बैलेंस भी देख लेता हूँ ताकि उसका बैलेंस भी हम क्या कर सके, सेटल्ड कर सके। वेंडर से कितना हिसाब और बाकी है हम वो भी देख लेते हैं। तो चलो, मैंने वेंडर मतलब जिससे मैंने खरीद के लाया है उनसे कितने वैल्यू की चीज़ खरीद के लाया था। फॉर एग्जाम्पल ये बायर है, ये कौन है, हायर परचेसर है, बायर है, और ये सेलर है। ठीक है, ये कौन है, सेलर है। तो हमने इनसे जो खरीद के लाया था, हमने खरीद के लाया था 3 स्कूटर। ठीक है, हमने एक 2 3 स्कूटर खरीदा था, और तीनों की कॉस्ट कितनी थी, 75,000 75,000 75, मतलब कुल मिला के 2,25,000 की चीज़ थी जो हम इसको देने वाले थे। लेकिन सिर्फ इतना नहीं देने वाले थे, इसमें प्लस क्या जोड़ने वाले थे, हर इंस्टॉलमेंट के बाद इंटरेस्ट जुड़ने वाला था इसमें। अगर 3 इंस्टॉलमेंट जा रही है तो 3 बार इंटरेस्ट जुड़ना चाहिए था, बराबर। तो मैंने टोटल 2,25,000 रुपये वेंडर को देने थे, जिसमें से स्टार्टिंग में ही हमने उनको 45,000 रुपये एज अ डाउन पेमेंट दे दिया था। 1,80,000 बाकी था। तो फिर जब जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू करने आया तो मैंने यहाँ 16,200 रुपये और ड्यू किए, काहे के, इंटरेस्ट के। फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर 1,96,200 रुपये मैंने देने हैं, 1,96,200 देने हैं, जिसमें से मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी बराबर दे दिया। कितनी थी, आई थिंक 76,200, ये बराबर दे दिया। तो बैलेंस कितना बचा, 1,20,000। फिर जब मैं सेकेंड ईयर में आया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू करने से पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, तो हमने बोला कि भैया हमको 10,800 रुपये इंटरेस्ट के मिल जाएंगे। तो ऐसे करके टोटल वेंडर को देना कितना बनता है, तो वेंडर को टोटल देना बनता है 1,30,800। कितना देना बनता है, 1,30,800 देना बनता है। लेकिन हमने तो दिया ही नहीं, क्योंकि यहाँ से तो हमने डिफॉल्ट कर गया, आगे के इंस्टॉलमेंट ही नहीं दिए। तो इतना अमाउंट पेएबल था, इतना अमाउंट पेएबल था किसको, वेंडर को, जिसमें से वेंडर ने क्या किया, असेट्स का रिपोजिशन कर लिया। वेंडर ने क्या कर लिया, असेट्स का रिपोजिशन कर लिया।
लेके चली गया। कितने वैल्यू के एसेट्स लेके चली गया उसने? आई थिंक सो 73,500, वही आया था ना, 73,500 के एसेट्स रीपर्चेस कर लिया उसने। तो 1,30,800 में से अगर 73,500 के एसेट्स अगर टेकन ओवर करता है तो बैलेंस अमाउंट कितना बचता है? इतने वैल्यू की उसने एसेट्स टेकन ओवर कर लिया, तो फिर बैलेंस कितने का बचता है? बैलेंस बचता है 57,300 का, बराबर। तो इतना पैसा भी उसने क्या किया बोलता है? सेटल्ड कर दिया बोलता है। तो इतना पैसा बायर क्या करेगा? वेंडर को दे देगा, बोलेगा देखो भैया ये पूरा रीपोजीशन का हिसाब है, ठीक है। अब आपने मेरी 2 असेट्स तो लेके चली गया, ये बचे हुए अभी काम करो 57,300 भी रखो और एक स्कूटर आप पूरा वो मुझे ट्रांसफर कर दो, मतलब अब वो मैं पूरी तरीके से मालिक बन जाऊंगा ये 57,300 देकर। जितना भी ये शॉर्ट डिफरेंस बच रहा है, इस डिफरेंस को हम क्या करते हैं, हम मतलब कि बायर क्या करता है, कैश में पेड करके सेटल्ड कर देता है, कैश में पेड करके क्या कर देता है? सेटल्ड कर देता है, राइट। समझी बात? तो ये वेंडर का अकाउंट हमने कैसे सेटल किया? ये वेंडर को हमने पेमेंट दे दिया, एंट्री क्या कर लेंगे? एंट्री कर लेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यहां पर हमारे वेंडर का हिसाब भी क्या हो गया? चक नक्की 57,300 का बैलेंस था, इतना बैलेंस देकर हमने उसका भी अकाउंट क्लोज कर दिया अपने बुक से। 2 असेट्स जो रीपर्चेस्ड हुई थी उसका भी अकाउंट क्लोज हो गया। एक असेट्स अभी भी मेरे पास कंटिन्यूअस है और वो कंटिन्यूअस चलते रहेंगे आगे, हालांकि उसकी हमको अकाउंटिंग नहीं करना है। तो 2 साल में यहाँ हमारे वेंडर के साथ पूरी तरीके से हिसाब क्या हो गया? खत्म। अब ये जो सेकेंड ईयर में जितने नॉमिनल अकाउंट ओपन हुए थे ना, इनको पीएल में ट्रांसफर कर देना। जैसे कि सेकेंड ईयर में कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट ओपन हुए हैं? एक डेप्रिशिएशन दिख रहा है मुझे, दूसरा ये इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है जो पीएल में ट्रांसफर होना चाहिए। ये तो खुद पीएल है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस खुद पीएल है, तो ये दोनों को पीएल में ट्रांसफर की एंट्री कर देना चाहिए। क्या एंट्री होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिशिएशन, ठीक है। जो भी अमाउंट थी यहाँ पर मेरे ख्याल से 10,800 थी और शायद यहाँ पर 36,000 थी, दोनों की टोटल मारते तो आई थिंक सो 46,800 ये एंट्री होना चाहिए था। नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर टू पीएल, नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर टू पीएल, राइट। क्लियर है? स्टिल डाउट्स, कंफ्यूजन्स या क्लियर है? क्लियरिटी है? समझा नहीं समझा? समझा सर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बाकी लोग भी इस क्वेश्चंस की अगर स्टिल अगर जिनको लगता है कि एक बार और देखना चाहिए, बारीकी से देखना चाहिए, तो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इस क्लास की, तो आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग से भी एक बार देखना, ठीक है, बार बार रिपीट करके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 9। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, होप आप लोगों का फोकस क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि अ फर्म एक्वायर 2 ट्रैक्टर्स। एक फर्म है जो कितने ट्रैक्टर्स खरीद रहा है? 2। कौन से बेसिस पर? हायर परचेज एग्रीमेंट बेसिस पर। किससे खरीद रहा है? एचपी कंपनी से खरीद रहा है। तो एचपी कंपनी कौन हो गया यहाँ पर? एचपी कंपनी हो गया यहाँ पर वेंडर। एचपी कंपनी कौन हो गया? वेंडर। और जो फर्म है, अब फर्म का नाम तो नहीं पता, बट जो भी फर्म है वो फर्म कौन बन गया? परचेसर। और यहां पर असेट्स का नाम क्या है? ट्रैक्टर। और हायर परचेस सिस्टम पर ये अकाउंटिंग, ये सारी चीजें होने वाली है, बराबर। अब आप लोगों को कैश प्राइस गिवन है, ट्रैक्टर ए और ट्रैक्टर बी। चलो क्या बात है, दोनों ट्रैक्टर का अलग अलग वैल्यूएशन दिया है और दोनों खरीदा भी अलग अलग डेट पर जा रहा है। ये 1 अप्रैल को खरीदा जा रहा है 2021 और ये खरीदा जा रहा है 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों का, अब इसको 21 मानो 2001 मानो, आपकी मर्जी का सवाल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी दी नहीं कि 21 है या 2001 है या 2011 है, तो आपको जो मानना है मान सकते हो। Both agreement provided for the payment to be made in 24 monthly installments। ओहो, यहाँ पर जो भी इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा वो मंथली इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा बोलता है। हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनाई गई और ऐसी कितनी इंस्टॉलमेंट बनाई गई हैं? 24, मतलब 2 साल का टोटल इंस्टॉलमेंट बनाया गया है। और ऑफ ₹600 ईच फॉर ट्रैक्टर ए
यहाँ पर जो EMI बनाई गई है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट 600 रुपये की बनाई गई है एंड 800 ईच फॉर ट्रैक्टर बी, और यहाँ पर EMI जो बनाई गई है वो बनाई गई है 800 रुपये के लिए। फिर आगे बोलता है कमेंसिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग परचेज ऑल इंस्टॉलमेंट बिंग पेड ऑन ड्यू डेट, और जितने भी इंस्टॉलमेंट्स है सब लास्ट डे ऑफ द मंथ पे करते हैं। मतलब कि जैसे जनवरी का अगर ड्यू हुआ तो 30 जनवरी को 31 जनवरी को पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल का है तो अप्रैल का कब पे करेंगे, 30 अप्रैल को करेंगे ना, उस मंथ के एंड में करेंगे बोलता है। फिर आगे क्या लिखा है, आगे बोलता है ऑन 30 जून 2022 टू, जो मानना है आप मान सकते हो, तो 30 जून 2002 की बात हो रही है। ट्रैक्टर बी वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओहो, नुकसान हो गया। ट्रैक्टर बी पूरी तरीके से क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, आग से आग लगी होंगी ट्रैक्टर में और ट्रैक्टर पूरा का पूरा जल गया। इन फुल सेटलमेंट ऑन 10 जुलाई 2002 इंश्योरेंस कंपनी ने कितने रुपए पेड किए, 15,000 रुपये। कितने पेड किए, 15,000 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी ने पेड किया है अंडर अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का मतलब होता है जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें जुड़ी हुई हो। Any balance on the hire purchase company account in respect of this transaction was to be written off। और अगर मान लो कुछ भी बैलेंस इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर से रिलेटेड बचता है वेंडर के तरफ, तो सारा का सारा बैलेंस क्या कर दिया जाएगा, राइट ऑफ, क्योंकि ट्रैक्टर भी खत्म, उस ट्रैक्टर से संबंधित सारा हिसाब किताब भी खत्म करना पड़ेगा। द फर्म प्रिपेयर्ड अकाउंट एनुअली टू 31 दिसंबर। 31 दिसंबर ये आपका ईयर एंडिंग है, क्योंकि एवरी ईयर आप लोग अकाउंट्स बनाते हो बोलता है। और उसके अलावा आपको बोला है एंड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस 20% पर एनम, और बोलता है राउंड ऑफ कर देना नियरेस्ट 10 रुपीज़ में। मतलब कि आप लोगों को आखिरी में जो भी फिगर लिखोगे सब 0 लिखना है। जैसे कि अगर मान लो 555 आ रहा होगा तो 555 नहीं लिखना है, 560 लिख लेना है। अच्छा 554 आ रहा है तो फिर 554 नहीं लिखना है, 550 लिख लेना। मतलब अगर ये 5 रुपये के ऊपर है, 5 रुपये या ऊपर है तो आगे राउंड ऑफ करना है, उसके नीचे है तो पीछे राउंड ऑफ करना है। जैसे 1116 रुपये है सपोज, तो इसको क्या लिखोगे 1120 रुपये। और सपोज 1114 रुपये होता तो फिर कितना लिखते हैं, 1110 रुपये लिखते हैं। मतलब इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करना है बोलता है मल्टीपल ऑफ 10 में। ठीक है, काय में राउंड ऑफ करना है वैल्यूज को, मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है। ओके, हम आगे बात करें अगर, सो क्या बोलता है, अपोर्शनेट एज द अपोर्शन एज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। यानी कि आप लोगों को जो डेप्रिसिएशन है शुरुआत से लेकर जब तक ये खत्म नहीं होता है, डिस्पोज ऑफ नहीं होता, तब तक डेप्रिसिएशन लगाना है। You are required to record these transactions in the following accounts, carrying down the balance on 31 दिसंबर 2001 एंड 31 दिसंबर 2002। यानी कि आप लोगों को क्या क्या बनाने बोला है, सबसे पहले तो असेट्स अकाउंट बनाने बोला है, ट्रैक्टर अकाउंट बनाने बोला है, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोला है, और जो ट्रैक्टर जो जल गया था उसका डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो सर कैसे बनाएंगे, जस्ट अगर मैं आपको रफली बताऊं, आप देखो अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो दोनों ट्रैक्टर का एक साथ बना लो, या फिर ट्रैक्टर ए का अलग बनाओ, बी का अलग बनाओ। आई वुड रिकमेंड कि एक साथ बनाओ। सर कैसे बनेगा जरा हिंट दो तो। देखो जब मैं ट्रैक्टर खरीद के लाऊंगा तो मेरी पहली एंट्री काय के हो जाएंगी, ट्रैक्टर अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट, ट्रैक्टर अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट। लेकिन मैंने दो टाइप का ट्रैक्टर खरीदा है, ठीक है, मैंने कितने टाइप के ट्रैक्टर खरीदा है, दो टाइप के ट्रैक्टर खरीदा है। तो मेरे पास 2 ट्रैक्टर ए और 2 ट्रैक्टर बी, मेरे पास दो टाइप के हैं। या आप इसको हायर वेंडर के नाम से भी लिख सकते हो, क्योंकि उधारी खरीद के ला रहे हो ना, तो आप ट्रैक्टर का नाम न देते हुए आप यहाँ पर हायर वेंडर भी बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो, हायर वेंडर। और वेंडर से क्या खरीदा आपने, ट्रैक्टर ए। कितने में खरीदा ट्रैक्टर ए आपने, तो जितने में भी अमाउंट में खरीदा होगा, मेरे ख्याल से मुझे अमाउंट जहाँ तक दिख रही है 14,000 है, 14,000 अमाउंट कितनी है, 14,000 है। एंड उसके बाद ट्रैक्टर बी जो आपने परचेस या एक्वायर्ड किया है, कितने में किया है, 19,000 में एक्वायर्ड किया है, राइट। कितने में,
19,000 में आपने एक्वायर्ड किया है। उसके आगे फिर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा फर्स्ट ईयर के एंड पर। सो हम लोगों ने 2 असेट्स खरीदा था, तो सबसे पहले असेट्स एक्वायर्ड करने की एंट्री होंगी। अगर हम असेट्स एक्वायर्ड करने की अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो हम लोग जनरल एंट्री कैसे करते हैं, जब भी असेट्स खरीद के लाते हैं तो हमारी बेसिक जर्नल एंट्री क्या होती है, असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, असेट्स खरीद कर लाए तो असेट्स की एंट्री कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ इंस्टॉलमेंट कैसे ड्यू होने वाली थी, मंथली, इस बात को भूलना नहीं, ठीक है। यहाँ पर कैसे ड्यू होने वाला था, मंथली यहाँ पर चीज़ें ड्यू होने वाली थी। तो एक काम करूँ मैं, सॉल्यूशन के साथ ओवरव्यू करवाऊँ या एक ब्लैंक पेज पर सॉल्यूशन को लिख कर दूँ। ये क्वेश्चन दिमाग में एक समराइज फॉर्म में अपने पास रख लो, एक माइंड में अपने पास एक समराइज फॉर्म में आप लोग लिख के रख लो, ताकि मुझे जो फिगर्स रिक्वायर्ड रहेंगे मैं आप लोगों से पूछते रहूँगा। सबसे पहले आप लोगों को डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, आप डेट ऑफ परचेज नोट डाउन कर लो अपने पास, ठीक है। आपके पास डेट ऑफ परचेज क्या है, ट्रैक्टर ए के लिए 1 अप्रैल 2001 14,000 रुपये, जबकि ट्रैक्टर बी के लिए 1 अक्टूबर 2001 और अमाउंट 19,000 रुपये। ईएमआई लिख लो, ट्रैक्टर ए के लिए 600 रुपये पर मंथ, जबकि ट्रैक्टर बी के लिए 800 रुपये पर मंथ, ठीक है। और ये एवरी मंथ के लास्ट डे पर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 30 जून 2002 को ट्रैक्टर बी वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये डिस्ट्रॉयड बाय फायर 30 जून 2002, ये डेट लिख लो। और फुल सेटलमेंट किस दिन हो रहा है, इसकी भी डेट लिख लो। फुल सेटलमेंट हो रहा है 10 जुलाई 2002 को। और इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिल रहे हैं सेटलमेंट के, 15,000 रुपये मिल रहे हैं, राइट। कितने मिल रहे हैं, 15,000 रुपये मिल रहे हैं। और फिर उसके आगे बोला था राइट ऑफ कर देना है। डेप्रीशिएशन का रेट लिख लो, 20% का डेप्रीशिएशन है, ठीक है, 20% का डेप्रीशिएशन है। दैट्स इट। चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशंस की तरफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशंस की तरफ लेके चल रहा हूँ। होप आप लोगों ने बेसिक चीज़ें लिख लिया हो। सबसे पहले हम लोगों को ट्रैक्टर, जो हम लोगों ने ट्रैक्टर खरीद के लाया, ये ट्रैक्टर अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बोला था कि आपको एक ट्रैक्टर बनाना है, ट्रैक्टर अकाउंट। तो आपने ट्रैक्टर 2 अलग अलग डेट पर खरीद कर लाया है। तो सबसे पहले मैं अगर जर्नल एंट्री करूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, किसके बुक में, इन दी बुक्स ऑफ बायर, इन द बुक्स ऑफ। सर यहाँ पे एनालिटिकल टेबल नहीं बनाना पड़ता? बना सकते हैं, लेकिन ये मंथली है, मंथली, ठीक है। ये कैसा है, हाँ। मंथली। तो मंथली आप 24 एनालिटिकल टेबल बनाओगे क्या, नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ईएमआई की अमाउंट पता है 600 और 800। तो डायरेक्ट जितने ड्यूरेशन का पेड हुआ है मैं उतने महीने से मल्टीप्लाई करके शॉर्ट इजिली निकाल सर सकते इसमें फिर इंटरेस्ट इसी में जुड़ा है क्या? यस, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, तो इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट भी जुड़ी है। जैसे आपको चेक करना है, एक काम करो, 600 इंटू 24, क्योंकि 600 के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अगर 24 महीने तक देते तो कितना होता, 14,400 होता, 400। जबकि आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 14,000। हाँ, इसका मतलब 400 रुपये क्या होगा आपका इंटरेस्ट, पूरे 2 साल के अंदर, पूरे 24 महीने के अंदर। उसी तरीके से इसका भी आप निकाल के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। 800 रुपये अगर आप 24 महीने तक देते तो कुल मिलाकर कितना देते, 19,200, जबकि आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 19,000। मतलब इंटरेस्ट कितने का आ जाता, 200 का। तो ये अमाउंट में ऑलरेडी क्या जुड़ी हुई है, इंटरेस्ट की अमाउंट जुड़ी हुई है, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट। और कहीं पर भी नहीं बोला था कि इसमें आपने इंटरेस्ट को इंक्लूड करना है, ठीक है, वो ऑलरेडी इंक्लूसिव है। और नहीं तो आप ये दूसरा ये तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते थे, ओके। और दूसरा डिस्कशन, दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो सर यहाँ पर हमको इंटरेस्ट कितना चाहिए, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको उसने सिर्फ असेट्स अकाउंट बनाने बोला है और डिप्रिशिएशन अकाउंट बनाने बोला है। मतलब यहाँ पर वेंडर से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाने के लिए नहीं बोला है। आप लगे तो अगर आपको वर्किंग नोट बनाना ही है तो आप डिप्रिशिएशन की वर्किंग नोट बना लो। जैसे आपके पास 2 ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर ए, ट्रैक्टर बी, ये कब खरीद के लाया था, 1 अप्रैल 2001 में, मैं मान के चल रहा हूँ। कितने में खरीदा था, 14,000 में। और पहला साल जो खत्म होगा आपका 31 दिसंबर को हो रहा है, बोलता है। कब हो रहा है, बोलता है 31 दिसंबर को हो रहा है ईयर एंड।
तो जब 31 दिसंबर 2001 को जब आप डिप्रिसिएशन लगाओगे तो यहाँ से यहाँ तक कितने महीने होते हैं, 9 महीने। और डिप्रिसिएशन कितना परसेंट लगाना है, मेरे ख्याल से 20% लगाना था। तो आप निकाल के देख लो, अगर आपको बनाना ही है वर्किंग नोट तो डिप्रिसिएशन की बना के रख दो, वो काम आएंगे आपके। 14,000 इंटू 20% 2800 आएगा। लेकिन ये 2800 12 महीने के लिए है, तो 9 महीने के लिए कितना, 9 महीने के लिए शायद 2100 कुछ आता है अमाउंट डिप्रिसिएशन का। अगर आप निकालने बैठोगे तो 9 महीने का अमाउंट कितना आता है, 2100 कुछ अमाउंट आता है डिप्रिसिएशन का। तो ये अगर मैं 2100 हटा दूं तो फिर जो बच गई कितनी वैल्यू, मेरे ख्याल से 1 साल के, और ये डिप्रिसिएशन पूरा ईयर में लगता है, पूरे ईयर का लगता है। उसी तरीके से आपने जो सेकंड वाली असेट्स है वो 1 अक्टूबर को खरीद के लाया। कब लाया, 1 अक्टूबर को लाया। कितने में खरीद के लाया, 19,000 में। तो इस पर भी जब मैं डिप्रिसिएशन लगाऊंगा 31 दिसंबर 2001 को, तो 19,000 का कितना परसेंट, 19,000 का 20%। लेकिन ये तो 12 महीने के लिए निकला, 3800 रुपये जो निकला वो 12 महीने के लिए है। हमको 12 महीने का थोड़ी चाहिए। अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने महीने होते हैं, 3। हमको तो सिर्फ 3 महीने का चाहिए। तो 3 महीने का कितना होता है, 950। कितना होता है, 950। तो माइनस करके जो भी वैल्यू आएंगी वो आपने लिख लेना है। कितनी आएंगी यहाँ पर माइनस करके, आई थिंक सो 18,050 आएंगी। और यहाँ पर कितनी आनी चाहिए थी, 3, 11,900। इसी तरीके से 31 दिसंबर 2002 डेप्रिसिएशन आप लोगों को प्रोपोर्शनेटली निकालना चाहिए था। 11,900 रिमेनिंग वैल्यू थी। फिर सेकेंड ईयर में फिर 20% डेप्रिसिएशन लग जाता। और डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड से बोला था, SLM मेथड से बोला था। कौन सी मेथड से, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड से बोला था। तो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, साल भरे का 2800, और यहाँ कितना लग जाएगा 3800। तो एक आप एक डेप्रिसिएशन की एक वर्किंग नोट चाहे तो आप बना सकते थे। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसकी जर्नल एंट्री के ऊपर कि एक एक ट्रांजेक्शन वाइज जर्नल एंट्री क्या होंगी। सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमने किया था 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 को हमने क्या किया था, बाई किया था, क्या परचेज किया था। तो एंट्री क्या होना चाहिए था हमारा, एसेट्स अकाउंट डेबिट। और हमारे पास एसेट्स कौन सी आ रही थी, ट्रैक्टर ए। तो ट्रैक्टर ए अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेज बेसिस पे था, तो टू हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट, मैं मान के चल रहा हूँ वेंडर हमारा एक ही है, जिसका नाम शायद दिया हुआ था, HP कंपनी करके दिया था शायद। ठीक है, तो कितने रुपए की चीज़ थी ये, 14,000। तो पहली एंट्री हो गई आपकी। फिर दूसरी एंट्री आपने फिर एक और 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2001 में फिर आपने एक और ट्रैक्टर खरीद के लाया, जिसका नाम क्या था, ट्रैक्टर बी। क्या था, ट्रैक्टर बी अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर अकाउंट। और हायर वेंडर का क्योंकि आपको नाम पता है HP कंपनी, तो आप लिख सकते थे। ओके, ट्रैक्टर बी कितने रुपए में खरीद के लाया गया है, 19,000 में, 19,000 में, बराबर। फिर उसके बाद अगला जो ट्रांजेक्शन होगा आपका, अब सीधा ईयर एंड आ गया क्या आपका। ठीक है, आपका ईयर एंड कब होता है बोलता है, तो बोलता है कि ईयर एंड होता है आपका 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, बराबर। क्या चार्ज करना चाहिए था हमने, ईयर एंडिंग पर 31 दिसंबर 2001 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। तो डेप्रिसिएशन आप लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ईयर एंड पर 2100 का डेप्रिसिएशन और 950 का डेप्रिसिएशन। दोनों अगर ट्रैक्टर ए और ट्रैक्टर बी का डेप्रिसिएशन जोड़ दूँ तो दोनों मिलाकर कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर असेट्स का नाम नहीं आया क्या, हम लोग डिप्रिसिएशन का अलग से प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन की नीड थी कि आप प्रोविजन भी बनाओ। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी बोला है, मतलब आप डायरेक्ट असेट से माइनस नहीं कर रहे हो, आप डिप्रिसिएशन क्या कर रहे हो, अलग से उसका प्रोविजन बना रहे हो। तो कितने का डिप्रिसिएशन लगा था आपका, ट्रैक्टर ए पर 2100, जबकि ट्रैक्टर बी पे 950। तो दोनों मिला के कितना होता है, 3050। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से अकाउंटिंग कर लूँगे। अगर प्रोविजन नहीं बनाने बोलता ना तो इसकी जगह में सीधा असेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देता, बट बनाने बोला था इसलिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ले रहे हैं। तो एंट्री क्या हो गई हमारी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 3050 रुपये, बराबर। फिर उसके बाद ये PL में ट्रांसफर हो जाएगा 31 दिसंबर 2001 को। ठीक है, क्या हो जाएगा, PL में ट्रांसफर हो जाएगा। बट ठीक है, अपने को PL और भी बहुत सारी एंट्री आती हैं, जैसे लाइक हर महीने की इंटरेस्ट ड्यू करने की,
फिर उसके अलावा हर महीने इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड की, तो साल भर में 8, 9, 10 महीने अगर उतने सारे हो रहे तो हम उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे, बिकॉज उसकी नीड नहीं थी। हमको सिर्फ यहाँ पर एसेट्स बोला है, वो भी सीधा लेजर बनाने बोला है। सीधा क्या बनाने बोला है? लेजर। फिर भी मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस कर रहा हूँ? जनरल एंट्री, ताकि डायरेक्टली लेजर बनाने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ओके, अब मैं सेकेंड ईयर में एंटर्ड कर गया। अब मैं कहाँ एंटर्ड कर गया? सेकेंड ईयर में। तो फिर सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन चेक करेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगने के पहले ही, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगने के पहले ही सेकेंड ईयर में पहले देखो डिस्ट्रॉयड कब हुआ बोलता है हमारा 30 जून 2000। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कब लगता? 31। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कब लगता? 31 दिसंबर 2002 को। लेकिन वो डेट आने के पहले ही क्या हो गया बोलता है? वो डेट आने के पहले ही आपकी जो ट्रैक्टर बी है वो कंप्लीटली क्या हो गई? डिस्ट्रॉयड हो गई। ठीक है, कंप्लीटली क्या हो गया? वो डिस्ट्रॉयड हो गया। तो फिर 30 जून को हम ये डिस्ट्रॉयड जो हुआ है इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, जो एसेट्स डिस्ट्रॉयड हुई ना उसका प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। तो आ जाओ अपने वर्किंग नोट पर। आपके पास सेकेंड ईयर में ये पूरे साल भर नहीं चला, जो आप 3800 जो लगा रहे हो ना, पूरे साल भर नहीं चला। 31 दिसंबर 2001 तक ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। फिर उसके बाद 30 जून 2002 तक आपकी असेट्स चली, मतलब दिसंबर से ये जून तक कितने महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने। तो ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा आपको। निकालिए ज़रा, ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होता है। इस अगर मैं 6 मंथ के डेप्रिसिएशंस की बात करूं तो कितना होता है? 18,050 का। अच्छा, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना था डेप्रिसिएशन, तो एसएलएम मेथड से लगाना है। ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है? एसएलएम मेथड से लगाना है। तो 19,000 का 20%, 19,000 का 20%, वो भी कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो 19,000 का 20% होता है 3800, और 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है? 1900। कितना होता है? 1900। तो यहाँ पर 1900 का डेप्रिसिएशन लग गया ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। जब डिस्पोजल कर रहे हैं ना तो इसमें 1900 का क्या लग गया? डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसके बाद तो ये एसेट्स हमारे यूज में ही नहीं आई, क्योंकि यहाँ से तो हमारी एसेट्स पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, राइट। अच्छा, और जो एसेट्स ये तो अभी भी चल रही है ना, ट्रैक्टर ए, तो ट्रैक्टर ए पे पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि ये तो चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगा। लेकिन इसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन, और इसका अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा क्लोज। ठीक है, उसका अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोज। तो चलिए देखते हैं इसका भी। अब जो मेरी एसेट्स, फिर मैं डेप्रिसिएशन लगाने आऊँगा, बट 31 दिसंबर 2002 आने के पहले ही, ये डेट आने के पहले ही 30 जून 2002 को हमारी ट्रैक्टर बी है वो डिस्पोज ऑफ हो गई, तो उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगा? 19,000 की असेट्स थी, उसका 20%, लेकिन 6 महीने के लिए लगाना था अपने को। कितना होता? 1900। कितना? 1900। आप ये ट्रैक्टर किसके ऊपर लगा रहे हो? बी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, और जो 31 दिसंबर 2002 है वहां पर आप बराबर साल भर का डेप्रिसिएशन लगा दोगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2800 रुपये, मतलब ट्रैक्टर ए में पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। ट्रैक्टर ए में क्या लगेगा? पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, राइट। चलिए, तो ये आपने सेकेंड ईयर की भी डेप्रिसिएशन की बात कर ली है, सेकेंड ईयर में भी कितना डेप्रिसिएशन लगेगा उसकी बात कर ली है, डन। लेकिन सेकेंड ईयर अब ये 30 जून के बाद हमारी एक असेट्स है जो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? वेस्ट हो चुकी है। तो इसका अगर आप लेजर अगर बनाने जाते हो, ट्रैक्टर अकाउंट, ठीक है, तो ट्रैक्टर आपने क्या किया था? खरीद के जब लाया था 1 अप्रैल 2001 को, तो 2 HP कंपनी के नाम से आ जाएगा। कितना? 14,000। उसके अलावा आपने मेरे ख्याल से एक दूसरा जो खरीद के लाया था 1 अक्टूबर को खरीद के लाया था, तो 1 अक्टूबर 2001 को 2 HP कंपनी के नाम से दूसरा ट्रैक्टर आ गया आपका 19,000 रुपये का, बराबर 19,000 रुपये का। और ये पूरा फर्स्ट ईयर यहाँ पर हो गया एंड, तो ये पूरा बैलेंस क्या हो गया आपका? ट्रांसफर बाय बैलेंस CD। कितना? 33,000। कितना होता है? 33,000। और ये 33,000 का बैलेंस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये 31/12/2001 का बैलेंस है। फिर ये 1 जनवरी 2002 का ओपनिंग बन जाएगा, इधर का क्लोजिंग, इधर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग।
तो टू बैलेंस BD कितना 33,000। फिर सेकेंड ईयर में जैसे हम पहुंचे तो सेकेंड ईयर में क्या हुआ, हमारी ये 19,000 की पूरी असेट्स ही डिस्पोज ऑफ हो गई। तो बाय डिस्पोजल के नाम से लिख लेंगे। डिस्पोज मतलब पूरी की पूरी खत्म ही हो गई हमारी असेट्स। कौन से तारीख को? 30 जून 2002 को। कितनी वैल्यू की असेट्स थी वो? 19,000। तो 19,000 की मेरी पूरी असेट्स क्या हो गई यहाँ पर? पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन 14,000 की तो अभी भी बची है ना, तो ये ट्रैक्टर B डिस्पोज ऑफ हो गया, लेकिन A तो अभी भी बचा है, तो A चलते रहेगा। तो A को हम बोलेंगे बैलेंस CD, ठीक है। ये बैलेंस क्या हो जाएगा? कैरी डाउन हो जाएगा। तो आपका जो आगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो कौन सा बैलेंस हो रहा है? 14,000। तो ये 1 जनवरी 2003 को टू बैलेंस CD, ये 14,000 की एसेट्स आपकी कंटिन्यूस चल रही है, लेकिन 19,000 की एसेट्स यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हो गई? खत्म हो गई। ये बन गया आपका ट्रैक्टर अकाउंट। सर इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं, उसके लिए हम अलग से प्रोविजन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो आपका अलग से अगर मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर बनाऊं तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो देखो फर्स्ट ईयर में आपने टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था? 2100 प्लस 950, मतलब कि कितना होता है? 3050 रुपीज़ का टोटल डेप्रिसिएशन लगाया था आपने फर्स्ट ईयर में 31 दिसंबर 2001 में। फिर उसके बाद ये बैलेंस आपका PL में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन ईयर एंड में कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? PL में। तो ये अकाउंट यहीं पर 31 दिसंबर 2001 को क्लोज हो गया। फिर आप 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाने आए थे, बट 31 दिसंबर को लगाने के पहले एक बार आपका जो डिस्पोजल हुआ था 30 जून को, आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया था। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कौन सी एसेट्स के ऊपर? एसेट्स B के ऊपर। कितना डेप्रिसिएशन लगा था? आई थिंक सो 1900 का। और जो A था उसके ऊपर भी लगा था, लेकिन उस पर ईयर एंडिंग पर लगा था, 31/12/2002 पे लगा था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो A असेट्स है उसके ऊपर कितना लगा था? आई थिंक सो 2800 रुपये लगा था, ठीक है। 2800 लगा था सेकेंड वाले इस पर। तो ये भी पूरा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपका? बाई PL में। कितना होता है? अगर इसकी टोटल मारेंगे तो कितनी होती है इसकी टोटल? इसकी टोटल होती है आपकी 8 8 16 1 17 4700। तो ये 4700 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपका? PL में। तो डेप्रिसिएशन का हिसाब खत्म होते हुए चल रहा है हमारा, ठीक है। डेप्रिसिएशन का हिसाब क्या होते हुए चल रहा है? खत्म होते हुए चल रहा है। अच्छा, हालांकि डेप्रिसिएशन बोला नहीं था आपको, मेनली बोला था उसने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना। क्या बोला था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, वो भी बना लेंगे। बाय अब जैसे जनरल एंट्री क्या हुई थी मेरी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना था डेप्रिसिएशन आपका फर्स्ट ईयर में? दोनों मिलाकर 3050 रुपये। 31/12/2001 में कितना था? 3050। और इसका बैलेंस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि प्रोविजन है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड। तो 3050 रुपये का बैलेंस आपने क्या कर लिया? कैरी फॉरवर्ड कर लिया। तो 31 दिसंबर 2001 को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ। फिर उसके बाद इधर 1 जनवरी 2002 को बैलेंस क्या हो जाएगा? ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस BD 3050 रुपये। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 30 जून को जो असेट्स डिस्ट्रॉयड हुई थी उसके ऊपर बाय डेप्रिसिएशन। कौन से? B वाली ट्रैक्टर के ऊपर लगा था 1900 रुपये का। और 31 दिसंबर 2002 को जो डेप्रिसिएशन लगा था वो A वाले ट्रैक्टर पे लगा था, कितना? 1400 रुपये। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर आपका कितने रुपए का ओवरऑल, सॉरी 1400 नहीं 2800 लगा था। तो कितना होता है टोटल? इसके अगर मार लो आप तो ये हो जाता है आपका कुल मिलाकर 50 8 8 16 17 3 3 6 7750, 7750। तो ये बैलेंस भी हम क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये बैलेंस भी हम क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे कि अभी तक हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर कुल मिलाकर 7750 का क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। तो ये 31 दिसंबर,
अच्छा एक मिनट, ये 31 दिसंबर को ट्रांसफर करने से पहले ये जो हमारी असेट डिस्पोज ऑफ हो गई है, जो हमारी असेट्स क्या हो गई है, डिस्पोज ऑफ हो गई है, वो तो उसका डेप्रिसिएशन आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो असेट्स ही खत्म हो गई ना। तो हमको यहाँ से इसका दो हिस्से करने पड़ेंगे। दो हिस्से कौन कौन से? एक 30 जून को ही हिसाब खत्म करना पड़ेगा। किसका? जो असेट्स खत्म हो चुकी है। तो देखो जो असेट्स खत्म हो गई उस पर अभी तक आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है? कहाँ गया वर्किंग नोट? ये तो 950 का डेप्रिसिएशन लगा है और शायद 1900 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है। तो दोनों मिलाकर जो असेट्स खत्म हो रही है अभी तक उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लग गया है? 2850 का। जो असेट्स खत्म हो रही है ट्रैक्टर बी, उसके ऊपर अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? तो 30 जून 2002 जो असेट्स खत्म हो चुकी है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा है उसको मैं कहाँ भेज दूंगा? डिस्पोजल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वो राइट ऑफ हो चुकी है ना। तो मैंने पहले 950 का डेप्रिसिएशन लगाया था, फिर 1900 का लगाया था। ऐसे करके उस जो असेट्स खत्म हो रही है उसके ऊपर आज तक 2850 का डेप्रिसिएशन लगा है। और बाकी जो असेट्स खत्म नहीं हुई है ट्रैक्टर ए, उस पर आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है? पहले साल में लगा था 2100 और दूसरे साल में लगा था 2800। ऐसे करके वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होते चलेगा। 4900 जो ट्रैक्टर ए का जो डेप्रिसिएशन है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी। और जो डिस्पोज ऑफ हो चुका है वो क्या हो जाएगा? आपका डिस्पोजल अकाउंट में चली जाएगा। तो देखो डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना था, तो डिस्पोजल अकाउंट में जो असेट्स थी वो भी आ जाएंगे और उसका डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा। तो आपने इधर असेट्स अकाउंट में भी डिस्पोजल अकाउंट में डाला था। ये डिस्पोजल अकाउंट डेबिट किया था 19,000 रुपये से। डिस्पोजल अकाउंट क्या किया था? डेबिट किया था टू ट्रैक्टर बी के नाम से 19,000 रुपये। और ये डेप्रिसिएशन में आपने डिस्पोजल को टू किया है, टू डिस्पोजल, मतलब डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो इसके क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 2850। कितना? 2850। और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले थे क्या आपने को? कितने? 15,000 रुपये। तो एंट्री क्या कर लेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि वो पैसे भी डिस्पोजल में ट्रांसफर करने थे। यानी जो आपके पास से 19,000 की असेट्स गई उसमें अभी तक के 2850 का डेप्रिसिएशन लग चुका है और 15,000 रुपये मिल चुके हैं। मतलब 19,000 की जो एसेट्स थी उसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा दूं तो आज के डेट में उस एसेट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? आज उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 16,150 होनी चाहिए थी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे कितने दिए? मात्र 15,000 रुपये दिए। होनी कितनी चाहिए थी उसकी वैल्यू? 16,150, बट मिले कितने उसके लिए पैसे? 15,000। तो बाकी का क्या हो गया होगा? हमको लॉस हो गया होगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जो भी डिफरेंस अमाउंट है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1150 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इस तरीके से हमने ये जो 19,000 की जो असेट्स डिस्पोज ऑफ हुई ना, ये उसकी पूरी अकाउंटिंग किया। समझने के लिए अगर समरी फॉर्म में समझना है तो भैया जो 19,000 की असेट्स आई थी पहले मैंने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया था, ठीक है, कुछ 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा था। 19,000 का 20% निकालना था लेकिन 3 महीने के लिए, ठीक है, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदा था और 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन, ये पहले महीने की बात हो गई थी। फिर सेकेंड महीने में मतलब सेकेंड ईयर में फिर 30 जून को तो डिस्पोज ही हो गया वो। तो फिर यहाँ पर आपने 19,000 का 20% डेप्रिसिएशन निकाला, वो भी 6 महीने के लिए। तो उसकी भी अमाउंट कितनी आई थी आपकी? 1900 आई थी। कितनी आई थी? 1900। तो ये सब माइनस करने के बाद आपके पास 16,150 रुपये असेट्स की वैल्यू बचती है। ये आपकी WDV रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी असेट्स में? 16,150। लेकिन ये डिस्पोज ऑफ हो गई और आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना मिला? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला तो आपका 1150 का क्या हो गया? यहाँ पर लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इतने का क्या हो गया? आपको लॉस हो गया 1150 रुपए का। तो ये सीधी सीधी वर्किंग नोट थी और वो पूरी अकाउंटिंग थी उस चीज की, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसके अलावा ट्रैक्टर अकाउंट और प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल। मैंने 4 अकाउंट्स आप लोगों को बना के बताया। आप एक बार क्या कर सकते हो, यहाँ सॉल्यूशन वगैरह गिवन होगा आपको, इस सॉल्यूशन से एक बार ओवरव्यू कर सकते हो। और कहीं पर अगर डाउट्स या कहीं पर कन्फ्यूजन्स आए तो एक बार आप लोग ग्रुप में भी मेंशन कर सकते हो कि सर ये पॉइंट्स हमको नहीं समझ में आया। तो एक बार आप पहले खुद से भी सॉल्व करके देखिए। मैं ये पूरी क्लास की क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग अभी फर्दर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि जहाँ पर गाड़ी अटक रही है आप थोड़ा सा उसको रोक के पॉज करके आगे पीछे करके एक बार देख सकते हैं, राइट। चलिए, फिलहाल में किसी को मेजर या माइनर डाउट्स हो तो वो पहले एक बार अपना माइक ऑन करके प्लीज पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर किसी को माइनर या कोई मेजर डाउट? ओके, सो फिर हम क्लास को करते हैं भी यहाँ पर एंड, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और क्वेश्चन नंबर 10 की मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। आगे की क्वेश्चन नंबर 10, 11 के मैं क्या करके रखता हूँ, 10, 11, 12 और जो कंप्लीट जो आगे के क्वेश्चंस है ना, इनकी मैं एक बार रिकॉर्डिंग करता हूँ। रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि कम समय में आप लोग ज़्यादा चीज़ों को क्या कर सको, कवर कर सको। तो मैं क्वेश्चन नंबर इसकी क्या कर लेता हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पर बस उसके बाद आपके इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। चलिए, तो अभी मैं क्लास को यहाँ पर करता हूँ एंड। सर हाँ सर हमको थ्योरी चाहिए सर थोड़ी। लेकिन आपने का पढ़ा मैंने, आपका कैसे मराठी मीडियम बोल रहे हो तो थोड़ा सा मुझे मराठी की थ्योरी पहले अरेंज करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ आज और दोपहर में बीकॉम लेवल की तो। भी चलती है सर, सॉरी, बीकॉम लेवल की भी चलती है सर। हाँ तो आपने मराठी मीडियम की बोला ना, तो मैं वो थोड़ा सा अरेंज करता हूँ पहले आपकी मराठी मीडियम के लिए, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि हाँ सर